If one wants to remove all the mass of the earth to infinity, अर्थ का टुकड़ा कर करके इन्फिनिटी पे फेंकना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी करनी पड़ेगी, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मुझे बस ये बताओ कि इस एनर्जी को बोलते क्या है? बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी तो सेटेलाइट को उठा के फेंकने की एनर्जी है। टोटल एनर्जी का ऑपोजिट है पोटेंशियल एनर्जी का ऑपोजिट, हाँ, सेल्फ एनर्जी। +2 में एक टॉपिक छोड़ा था एक पेज का, सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज स्फेयर, ऑप्शनल बोला था, इसने डाल दिया सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड अर्थ। फॉर्मूला याद करो, इसका फॉर्मूला है -3/5 gm²/r। इसे फॉर्मूला याद करना है, इंटीग्रेशन से करना है, वैसे ये शेल्स ले लेके करना नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद करो। तो इसका आंसर 3 मार्क करेंगे। तो सेल्फ एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला, मतलब अर्थ के अगर टुकड़े जोड़ने हो इन्फिनिटी से ला के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ जिसे बोलते हैं, तो उसका आंसर होता है -3/5 gm²/r। लेकिन हमने तो उल्टा करना है, हमने उल्टा उठा के इसको बाहर फेंकना है, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अपने को तो एक्स निकालना है, तो एक्स की वैल्यू 3 मार्क कर देना। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, "90 kg body placed at 2r distance from surface of the earth experience a gravitational pull off." तो 2r डिस्टेंस बहुत होता है, वहाँ जाते जाते तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिर जाएगी। तो देखो जरा क्या होगी। तो अगर आप बहुत दूर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला लगाएंगे, h को क्या पुट करेंगे, 2r पुट करेंगे, यहाँ से g' की वैल्यू g/9 आएगी, तो यहाँ से नया g आएगा, और फिर आपका जो वेट है 1/9 टाइम्स हो जाएगा, आंसर 100 न्यूटन, 900 का 100 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो अगर बहुत हाइट पे जाके वेट इसलिए कम होता है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट, pendulum doing small oscillations at a place R height above the earth surface has a time period of t1 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। तो अगर मैं हाइट 2r पे ले जाऊं तो टाइम पीरियड क्या होगा, क्या चीज़ चेंज होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर g चेंज हो जाएगा। अभी अभी किया क्वेश्चन सेम। तो 2r डिस्टेंस पे लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो टाइम पीरियड 2π√L/g होता है, तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी, gm/r + h² हो जाएगा। h की जगह कितना, क्योंकि उसने बोला कि सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो ये h क्या हो जाए, क्योंकि इसमें करना क्या है, हाँ, पहले केस में r डिस्टेंस पे टाइम पीरियड गिवन है, सरफेस पे नहीं गिवन, r डिस्टेंस पे गिवन है, अपने को 2r पे निकालना है। तो पहले ये फॉर्मूला लगेगा g का,
पहले फर्स्ट केस में h को r पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आएगी, फिर दूसरे केस में h को 2r पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आएगी। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ g है, तो g की वैल्यू g2 g1 दोनों यहाँ पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4/9 आएगा और यहाँ से आंसर आएगा। तो टाइम पीरियड की यहाँ से रेशियो आ जाएगी जो भी होगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नहीं होगी, एक h डिस्टेंस पे आएगी और एक r डिस्टेंस पे आएगी और एक 2r डिस्टेंस पे आएगी। तो दो g निकलेंगे, एक r डिस्टेंस पे और एक 2r डिस्टेंस पे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ये सब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चंस हैं जितने भी ज़्यादातर इस पूरी स्लाइड में, जैसे ये कर लो। सी, तो क्या गिवन है? अब आप डेप्थ पे जा रहे हो एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट 200 है, तो डेप्थ पे क्या होगा? तो लगा लो डेप्थ का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ का ये फॉर्मूला, और डेप्थ कितनी है r, तो यहाँ से m से मल्टीप्लाई कर लो तो नया वेट क्या जाएगा mg/2। तो आपका टोटल वेट 200 था, अब 200/2 यानी कि 100 हो गया आंसर। तो डेप्थ का फॉर्मूला। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें डेप्थ पे, लैटिट्यूड पे, बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 25-30 क्वेश्चन आ रखे हैं इसके ऊपर। ठीक, नेक्स्ट। ऐसे मेंस का पेपर तो देना ही देना है, 25, जो मैंने बताया आपको 25 क्वेश्चंस का। कोशिश करो, देखो जितने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी थे उससे लास्ट ईयर भी थे, मैंने उन्हें नीट का पेपर भी दिलवाया है साथ में। 45 क्वेश्चंस हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि बिट सेट की तैयारी, यही है बिट सेट की तैयारी, 1 घंटे में 45 क्वेश्चन फोड़ने, बिट सेट ही तो होता है और क्या होता है। तो आप प्लीज़, अगर टाइम का निकलना, फ्री तो हो, टेस्ट ही तो देना है, तो तुम एटलीस्ट नीट का पेपर भी साथ ही साथ लेके दे देना, दोनों पेपर दे देना, दोनों के लेवल में अंतर आ जाएगा। 45 क्वेश्चंस कम से कम एवरेज टाइप क्वेश्चंस आपको करने आ जाएंगे। मेंस का फॉर्मेट तो है ही है, उसका पेपर तो लेवल तो ऊपर है ही है, तो दोनों लेवल इकट्ठे हो जाएंगे, नीचे का लेवल भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ऊपर का भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने बोला बिट सैट में बिल्कुल पेपर मुश्किल नहीं है, नीट टाइप पेपर है। नीट का तो अब ज़्यादा मुश्किल लग गया, उससे भी एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन उसमें ना स्पीड ज़बरदस्त चाहिए, और वो स्पीड के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा आपके लिए। और वैसे भी ठीक है ना, स्पीड भी तो बनेगी इससे। ठीक, नुकसान तो कोई है ही नहीं ना पेपर देने का, तो नुकसान दे दो, ये सोच के मत देना कि नीट है कि नहीं, दोनों पेपर देने आपने, दोनों में आपको फायदा होगा। आज मतलब आज नहीं देना, उसको कल दे देना, कोई बात नहीं, नीट के शेड्यूल वाले दिन दे देना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसको देते रहना, फायदा होगा, उससे नुकसान कोई नहीं होगा। इसका आंसर बी, तो रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट्स गिवन है r एंड 4r, डायमीटर रो एंड रो/3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? देखो जिसमें डेंसिटी आ गई ना, उसमें तो जहाँ स्मॉल g यूज होना है उसमें मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को तो यूज करना ही है। जिस क्वेश्चन में डेंसिटी आ गई उसमें मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यूज करना है, तो ये अब आपका g आ गया। तो पहले केस में g गिवन है, r रेडियस है, डिस्टेंस r है। दूसरे केस में डिस्टेंस कितना है? दूसरे केस में वो कह रहा है कि मैं कहाँ पे चला गया, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r, तो r की जगह 4r कर देंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी है, और डेंसिटी रो की जगह रो/3, डिवाइड कर लिया आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो डेंसिटी की फॉर्म में मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पुट करना पड़ेगा इसमें।
ये सब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ग्राफ्स हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी लग रहा है, मुझे भी लग तो सी रहा है वैसे, बाकी पता नहीं डी कि सी। डी भी, डी या सी में से चेक करें। सी भी हो सकता है, सी लग रहा है वैसे यार, सी है एक्चुअली। पता है क्या चक्कर है, अब अगर आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाओगे तो पहले तो आपका वेट घटेगा, फिर वेट जीरो हो जाएगा। जहाँ इसमें नहीं, वो जीरो टच ही कर रहा है, वो ऑलमोस्ट जीरो है, नेगेटिव नहीं है, वो ऑलमोस्ट टच करता हुआ जा रहा है। ठीक नहीं बना, स्केल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जीरो हो गया और फिर दूसरे प्लैनेट पे जाते जाते वेट फिर बढ़ गया। तो पहले घटेगा, जीरो होगा और फिर बढ़ेगा। 2 बार तो जीरो वैसे भी नहीं होगा, तो डी तो वैसे ही नहीं है। देखो ना, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 एट हाइट r/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इट इज अगेन इक्वल टू g1 एट अ डेप्थ d। एक बार हाइट है, एक बार डेप्थ है, तो d और r की रेशियो निकालनी है। क्या है? बी आंसर बोला आपने, बी। तो सबसे पहले जब हाइट पे जाते हैं r/2, तो ये फॉर्मूला लगाना है, शॉर्टकट मत लगाना, ये एक्चुअल फॉर्मूला लगाना। तो gm/r प्लस h में h की जगह r/2, तो g1 आ गया। फिर कहाँ जाते हैं? डेप्थ में जाते हैं, तो डेप्थ में फॉर्मूला लगा लेना, डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा लेना जी का। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया इसने? डेप्थ का फॉर्मूला सीधा लग जाएगा, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर वाला सेम। ये मत लगाओ, वो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाइट पे तो शॉर्टकट लग गया, आ गया। अच्छा, नहीं आना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि r/2 बहुत बड़ी हाइट है यार, मेरे को लगता है लगाना नहीं चाहिए। तुम्हें हाइट पे तो ये लगाना चाहिए, तुम्हें डेप्थ पे ये लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए, डेप्थ पे चल जाता है। तो डेप्थ में d की वैल्यू जो भी है यहाँ पुट करके g2 आ गया, फिर g1 और g2 को इक्वेट करके आपके पास आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। पर हाइट में लगाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों आ गया। तो एक बॉक्स है, वो 196 न्यूटन वेट कर रहा है स्प्रिंग बैलेंस पे एट नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल का मतलब है पोल के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअल होती है जी, इसका एक्चुअल वेट है। तो अगर ये इक्वेटर के ऊपर शिफ्ट कर दें तो वेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे निकाल लो, लैटिट्यूड वाला फॉर्मूला लगेगा इक्वेटर पे 24। तो इसके अंदर लैटिट्यूड लगेगा तो 2π/24। तो यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर ये फॉर्मूला लैम्डा 0 कर देना इक्वेटर पे। लैटिट्यूड का फॉर्मूला याद है, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा 0 कॉस स्क्वायर 0 इज 1। तो मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेट इन इक्वेटर आ गया। एक्चुअल वेट mg तो पता है 196 है, मास की वैल्यू आपको पता है 196/g कर देना। r इक्वेटर का ये पता है
और ओमेगा 2 पाई/24। तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आएगा। कैलकुलेशन भाई थोड़ा सा है, अदरवाइज को दिक्कत नहीं है। तो आंसर है बी। तो करना क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस गिवन है, और ऑल्टीट्यूड ऑफ द सरफेस जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4.9 हो जाएगा, तो हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये करना, ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। तो ये फॉर्मूला लगाना है इसमें, और हाइट को इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4.9 पुट करना, तो हाइट निकालनी है। तो बस हाइट वाला फॉर्मूला लगा लेना, बात ही खत्म है इसमें। इलेक्ट्रोस्टैट से मेल खाता है वैसे ये पूरा ग्रेविटेशन काफ़ी, जो पोटेंशियल है और जो फील्ड्स हैं उसके क्वेश्चन फिर भी इजी है। +1 वालों के लिए मुश्किल है, लेकिन +2 वालों के लिए तो इजी है, क्योंकि उनको पता है आइडिया क्या करना है, उसमें सेम ही है। वो कह रहे होना तो नहीं चाहिए, अर्थ हैज नो रोटेशनल मोशन, वेट ऑफ द पर्सन W है। कह रहा है स्पीड विद विच अर्थ वुड हैव टू रोटेट, ओमेगा निकालो, पर्सन एट इक्वेटर वेज 3/4 टाइम्स W। नहीं, तो इसमें लैटिट्यूड लगेगा। ये देखो, लैटिट्यूड का फॉर्मूला लगाएं और इक्वेटर के लिए लैटिट्यूड 0 करें, और कह रहा है वेट 3/4 है। 3/4 तभी होगा जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3/4 है। सॉल्व करके ओमेगा निकाल लिया आंसर। वेट तो दे ही दिया ना, 3/4 है, वेट 3/4 है, तो इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही 3/4 है, तो जी डैश की जगह 3/4 जी। तो इक्वेटर का फॉर्मूला लगाएं, लैटिट्यूड को 0 करें, वहां से ओमेगा निकाल लें। ठीक।
acceleration due to gravity on the surface of the earth is g, diameter of the earth is reduced to 1/3 of its original value. तो डायमीटर 1/3 हो गया, रेडियस यानी कि 1/3 हो गया, तो मास रिमेनिंग अनचेंज्ड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या है, कितना आंसर है? 9. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला, उसने क्या बोला कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, डायमीटर को क्या कर दिया 1/3, तो रेडियस को क्या कर दिया 1/3, मास रिमेनिंग सेम. तो ये लो ऊपर गया तो 9 गुना हो गया, बात खत्म. क्योंकि रेडियस 1/3 हुआ तो 1/3 का स्क्वायर 9, 9 ऊपर चला गया, आंसर 9 टाइम्स. तो 9 टाइम्स आंसर है. So in this figure, the value of acceleration due to gravity is same at point A and C, but it is smaller than that of value at B. ठीक है, the value of OA and OB, अच्छा रेशियो निकालनी है, OA and OB, x is to y, OA and AB, हाँ OA and AB, OA and AB, x and y. तो आपको इसकी रेशियो निकालनी है. कितना आंसर है? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है. तो सबसे पहले A पॉइंट पर डेप्थ है, अब D डिस्टेंस ले लें. डेप्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है. C पॉइंट हाइट है r/2, r/2 6400/2 3200 किलोमीटर है. तो हाइट का फॉर्मूला लगा लें. वो कह रहा है C पे और A पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तो इन्हें इक्वेट कर लें. A और C की वैल्यू को इक्वेट कर लें. इक्वेट करके आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, D और R की रेशियो आ गई, D और R की रेशियो आ गई. तो D कितना आ गया 5/9 टाइम्स कैपिटल R, ये D आ गया. तो फिर OA क्या आया, कैपिटल R में से D को माइनस कर देते हैं. कैपिटल R में से D को, D क्या है 5/9 टाइम्स R, माइनस करके OA आ गया. OA आ गया तो AB की वैल्यू तो D पता ही है 5/9 आ रहा है, D तो AB है 5/9 आ रहा है. तो आपके पास OA भी आ गया, AB भी आ गया, इसे डिवाइड करो 4:5 आ गया. तो आपको x की रेशियो निकालनी है, दैट इज 4:5 में 4 इज द आंसर. तो पहले G को इक्वेट तो करेंगे तभी डिस्टेंसेस आएंगे, नहीं तो डिस्टेंसेस नहीं आएंगे इसमें.
डी डी 9%, डी बी बी सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, और एक सैटेलाइट को 1.03 आर पे, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सेकंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट। नहीं, पहले तो केपलर लॉ लगेगा ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तो लगेगा ये। चेक चेक कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेटली, हाँ ऐसा कुछ कर तो सकते ही हैं। तो इसमें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो T1 आर और T2 की जगह 1.03 आर, T2 T1 की रेशियो आ गई। इसमें एरर क्या लगाना है, इसमें तो वैसे ही वैसे आंसर आ जाना है। एरर तो उसमें लगेगा कैलकुलेशन प्रॉब्लम, इसमें तो है ही नहीं प्रॉब्लम। तो यहाँ से इसकी रेशियो, हाँ 3/2 निकालना मुश्किल है, मानता हूँ ये तो मुश्किल काम है। इसे दिया क्यों है ऐसे इतना, मैं तो ये सोच रहा हूँ। कर देना कहीं गलती से, सीधा आ रहा है एरर से, एरर से ठीक है तो एरर से कर लेना, लगा लेना 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, फिर ऐसे कर लेना, और क्या करोगे। तो 2 प्लैनेट्स है ए एंड बी, इक्वल मास है, और टाइम पीरियड गिवन है टी ए इज 2 टाइम्स टी बी। प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R1 आर ए एंड आर बी। तो कौन सा करेक्ट है, क्या क्वेश्चन है, सी। सी तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसमें कुछ करना भी नहीं है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब करना, और टाइम पीरियड तो आपको डबल पता ही है इसमें, टी ए की जगह टी ए आर ए क्यूब, टी बी आर बी क्यूब, तो टी ए की जगह 2 टाइम्स आर बी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा रेडियस का। तो आसान क्वेश्चन है। ये तो डेरिवेशन है +1 की, प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज अ कांस्टेंट, भूल गए। इसका आंसर तो सीधा ही है, एरियल वेलोसिटी L/2m होती है। एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है L/2m, चेक कर लेना डेरिवेशन, L/2m इसका आंसर है। प्रूफ कौन करेगा इसका, ये एनसीईआरटी का प्रूफ करवाएगा तुमसे एरियल वेलोसिटी का, क्या करना डेरिवेशन लिख के क्या करोगे, सीधा आंसर है L/2m आंसर।
तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फिगर शोज एलिप्टिकल पाथ है, सन सेंटर पे है और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एस ए, सी सन है, ये सेंटर पे सन है, सी एस ए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/4 दैट ऑफ एलिप्स। अब वो कह रहे हैं T1 इज द टाइम टेकन फ्रॉम ए बी सी, तो ए बी सी के लिए टाइम टेकन T1 है और पाथ सी डी ए के लिए टाइम टेकन T2 है। तो T1 T2 का रिलेशन बताना है, इसमें क्या होगा, क्या सी कैसे, तो एरियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एरियल वेलोसिटी होगी क्या, जब आप ए बी सी पे आते हैं तो हर बंदा सोचता है कि अच्छा आधा एरिया, गलत, लेना तो सन से होता है, एरिया स्वेप्ट होता है एरियल वेलोसिटी में, एरिया स्वेप्ट क्या है, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, और सी डी ए में ट्राइंगल वाला छोड़ दो, ये वाला एरिया है। तो T1 में ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया में मान लो टोटल एरिया अगर ए है तो आधा कितना है A/2, और ये कितना है क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 1/4, तो A/2 प्लस A/4, और ये वाला एरिया क्या बनेगा, आधा एरिया कितना है A/2, A/2 में से A/4 माइनस करो तो ये एरिया बन गया। तो T1 T2 की रेशियो आ गई प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। डी डी तो एस्ट्रोनॉट टेक्स अ बॉल ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ टू द स्पेस, he throws the ball into a circular orbit about earth at an altitude of 318.5 kilometer from earth surface to the orbit, change in total mechanical energy of the ball given है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो हाइट आपको देखो, ये तो यार अजीब बात हो गई, 31 कट रहा है पूरा, 318.5 r/20 के आसपास है। चलो अब शुरू करते हैं, आर में काम करना था इजी है ना, एच में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर टोटल एनर्जी क्या है, -gmm बाय कैपिटल आर, ये ट्वाइस नहीं होनी चाहिए थी, ये 2 नहीं होना चाहिए था इसमें। ओ सरफेस ऑफ अर्थ पे काइनेटिक नहीं होती, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर सिर्फ जो है पोटेंशियल की एनर्जी -gmm बाय आर, घूम तो ना रही है कोई बॉडी ऑर्बिट में, जब ऑर्बिट में चली जाती है तो फिर ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सिर्फ पोटेंशियल होती है सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर काइनेटिक भी होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी -gmm बाय 2 टाइम्स r प्लस एच, और एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या बना, तो ये टोटल एनर्जी आ गई। फिर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से माइनस कर लो, आंसर आ गया। तो एक बार आपको टॉप पोस्ट पॉइंट पे एनर्जी पता है टोटल, ग्राउंड पे टोटल एनर्जी पता है, दोनों को माइनस कर लिया, आंसर ठीक।
ठीक है, मेरे ख्याल से